6 घंटे का लेक्चर, वैसे तो हिंदी का 3 घंटे का होता था, आज आप लोगों का साइंस का भी हो गया, इसलिए 6 हो गया ना, बाकी तो हिंदी एक ही होता था ना। आदित्य। हाँ मैम। हाँ तो किया था बेटा मैम 11 का वो था फर्स्ट लाइन ही हुआ, फर्स्ट। हाँ ठीक है, फर्स्ट लाइन। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष की थी। अभी क्या था, एक रात में वो लोग खटखट किए, नहीं कोई नहीं खोला, कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग सुबह का वेट करने लगे कि सुबह होगी तो कोई तो खोलेगा, कुछ तो होगा, और इस तरह से फिर सुबह जो है वो एक वृद्ध का मतलब बूढ़ा है ना, तो साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की हो, वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के पुजारी व अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने क्या कहा कि मुझे अनिका। हाँ मैम। बेटा फर्स्ट लेक्चर इसके पहले वाले का टाइम नहीं बता था आपको क्या? नहीं मैम, मैं थी। कहाँ आप क्लास में थी? हाँ मैम। तो मुझे तो आप नहीं दिख रहे थे, मुझे लगा आप हो नहीं, और आपने कुछ नहीं एब्सेंट नहीं किया है अभी तो, अटेंडेंस शीट में तो कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ वो नीचे गया है तो पता नहीं, मैं बात करती हूँ। अनिका आप क्लास में थे, आपको सब समझ में आया बेटा फिर? हाँ मैम। मुझे आपकी आवाज भी नहीं आया, आपको बीच में बोलना चाहिए था, मैंने आप एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। पहले से बेटा आप बोलते ना, बोलना चाहिए था, मुझे लगा कि आप नहीं हो, मैं सिर्फ आदित्य बुला रही थी। आपको कुछ डाउट तो नहीं हुआ अभी तक में? नहीं मैम। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखिए। सुबह तड़के का मीनिंग मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले? सब्जी का तड़का नहीं, अर्ली मॉर्निंग। हाँ अर्ली मॉर्निंग। सुबह तड़के एक वृद्ध मतलब बूढ़ा साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारियों अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने क्या बोला कि मुझे कुछ भी पता नहीं। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही बात तो कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब पुलिस वाले कैसे हाँ कराते, कैसे पूछते हैं? किसी से कुछ जानकारी लेनी होती तो कैसे पूछते हैं? पहले ढंग से पूछेंगे, उसके बाद फिर तो उनका शुरू हो जाता है, तो फिर तो इंसान सच जो होता है वो बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो करके मतलब मानने के लिए करते हैं, सच्चाई निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्योंकि वो साधु जो था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, वृद्ध था, इसलिए पुलिस वाले उसको मार भी नहीं सकते थे, और इसकी वजह से उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मतलब जैसे छोड़ो जाने दो, जो भी है हम लोग खुद ही देखते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर ही बात उगलवाते हैं। लेकिन उस साधु की वय का मतलब उम्र, वय मतलब क्या था? हाँ उम्र, वय मतलब उम्र, और वय था, वय मतलब वसीयत। याद रखना, वय और वय अलग अलग हैं। देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया जाना पड़ा मतलब नजरअंदाज कर देना
पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा उम्र के इंसान को मारना पीटना या कुछ ऐसा करना ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और फिर वो खुद से खोजने लगे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरे में ही कोई पाया गया और ना छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। ठाकुर हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। अभी उनको क्या लगा कि वो लोग जब पुलिस वाले को लाए थे तो बड़े खुश थे ना कि लेकर चल रहे हैं, अब वो लोग पकड़े जाएंगे, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ा गड़बड़ ये होगा कि कोई भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो लोग बहुत दुखी हो गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। उनको इस चीज का था कि हरिहर काका को लेकर वो लोग कहाँ चले गए, कोई भी नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। उनको क्या था कि उन लोगों को जेल भिजवा देंगे, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तो उन लोगों को जेल भिजवा देंगे और अपने भाई को अच्छे से घर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी ना भाई मिल रहा है ना वहां पर कोई मिल रहा है, महंत साधु संत कोई भी नहीं मिल रहा है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? अनिका? हाँ मैम। ठीक है, आगे देखिए बेटा। ठाकुर बाड़ी आदित्य आपको समझ में आ रहा है? आप लोग तो घर वाले हो गए, वो लोग को घर वाले जैसे होता है ना। चलिए, ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अभी क्या, जो कमरे खुले थे वो भी चेक किए गए, जिनमें बाहर से वो चिटकनी लगी थी वो भी खोलकर चेक किया गया, तो कहीं पर कोई नहीं मिला। अभी क्या, एक कमरे में ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए, सब इकट्ठा हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। अभी क्या, वो लोग सोच रहे थे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो ये खोलकर हम लोग देखें या छोड़ दें, ऐसा मन में सोचते हैं ना। वो लोग सोच ही रहे थे, इतने में क्या होता है, अंदर से ऐसा जैसा किसी ने डोर पर धक्का दिया, दरवाजे पर धक्का मारा। पुलिस के जवान सावधान हो गए, उनको लगा कुछ तो है गड़बड़, मतलब कोई तो अंदर है, कुछ तो है, ऐसा करके वो सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अपने भाई को इस स्थिति में देखकर, कैसी स्थिति थी भाई की? भाई की स्थिति ऐसी थी कि उनके हाथ पैर को बांध दिया गया था, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर और मुंह को भी बांध दिया गया था और वो जमीन में उनको गिरा, तब हाथ पैर बंधा है तो इंसान कैसे करेगा, तो वो जमीन में पड़े हुए थे। उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनके भाइयों का खून खौल गया कि अगर ऐसे समय में महंत या ठाकुर बाड़ी के कोई भी लोग मिलते तो उनको मारते, मतलब उनको मारे बिना छोड़ते नहीं। ऐसा है ना कि जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। आगे देखिए बेटा, आगे पीछे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से हरिहर काका जमीन में हाथ पैर बंधा हुआ पड़े हुए हैं। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध भी दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। उनको जब कैसे पता चला, जब हरिहर काका को अंदर आवाज गई कि बाहर कोई है, बात कर रहा है, क्या है, कैसे है, तो ऐसे समय में इंसान अपनी बचत के लिए सोचेगा ना कि अगर धक्का देंगे तो बाहर के लोग खोलेंगे, बचाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने डोर में धक्का मारा और फिर उन लोगों ने ताला तोड़ दिया।
काका का को बंधन मुक्त किया गया। बंधन मुक्त मतलब जो बंधे हुए थे उससे उनको छुड़ाया गया। मुंह में से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो लोग साधु नहीं है, डाकू है, हत्यारे हैं और कसाई हैं। बोलो, कुछ पूछना था क्या? बंद चलाना है? आपका भी बंद हो गया क्या? आपने दोनों बंद किए थे ना लास्ट टाइम? ऐसा क्या? नहीं, माय गॉड, लेकिन ये इधर वाला है। ये बेटा ये चल रहा है। ऊपर करना। तेरी तो ऊपर नीचे के चक्कर में चला आपका पीछे वाला। आप लोगों को गर्मी लग रही होगी। क्या हो गया? ठंड लग रही है क्या आपको? हाँ, उसकी तबीयत नहीं सही है ना, इसकी वजह से थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर देती। लोग हैं, सबका अलग अलग है ना, थोड़ी देर के बाद बंद कर देती। याद दिलाना मुझे बस। डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आए। जबरन मतलब अनिका, जबरन मतलब क्या होता है बेटा? जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। हरिहर काका ने क्या बताया कि उनके जो भाई लोग हैं, अपने भाइयों से और पुलिस के सामने, मेन तो उनको पुलिस के सामने बताना था कि जो ये साधु संत महंत लोग हैं, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, हत्यारे हैं, कसाई हैं, ऐसा सारा कुछ बोला। और फिर ये भी बताया कि सादे और लिखे हुए कागजों पर उन्होंने अंगूठे के निशान दिए हैं। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द में साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं। अभी क्या है, अब भाइयों को क्या लगा कि अब तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अभी उनको किडनैप कर लिया गया इतना ज्यादा, तो जैसा सोना चांदी होता है उस तरह से उनको घर में और बहुत देख रेख में रखा जाने लगा। जो दालान में बाहर के साथ जो अभी गांव वो दालान में रहते थे, अभी उनको घर के अंदर, और घर के अंदर भी उनकी रखवाली होती थी। कुछ भाई जागते थे, कुछ सोते थे, और बाकी घर में और लोगों को भी बुला लिया गया था, कुछ रिलेटिव्स को बुला लिया गया था जो थोड़ा ऐसे थे कि कोई आ जाए तो उनको मारा मारी ऐसा करने वाले थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, घर के अंदर रखा गया था किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, सूरमा मतलब जितने धुरंधर ऐसा बहुत वीर लोग थे, उन सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। अभी क्या, रात में सोने के टाइम भी चारों तरफ से घेर कर सोते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले उनको रात में ही उठाकर ले गए थे ना, तो इसलिए उनको घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। क्या ड्यूटी बांट ली थी कि आधे लोग सोते थे तो आधे लोग जाकर रखवाली करते थे, पहरा देते थे। उसको सजोकर मतलब संभाल कर। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इसके पहले बताया गया था ना कि गांव 2 वर्गों में बंट गया था। कौन कौन सा? एक ठाकुर बाड़ी थे, एक उनके हरिहर के भाई के पक्ष में। तो वही है यहाँ पर कि हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। एक नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अभी तक क्या था कि हरिहर काका बहुत ही सीधे साधे थे। अनपढ़, मतलब अनपढ़ तो अलग वर्ड है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, पढ़े लिखे ना होना।
ये कोई बात नहीं है कि अनपढ़ है तो उसको अकल नहीं है। ये सही जरूरी है क्या कि अनपढ़ है तो उसको अकल नहीं है? अनपढ़ लोग तो और भी समझदार होते हैं। किस चैप्टर में है ये? बड़े भाई साहब में है ना। बड़ा भाई क्या बोलता है कि माँ तो शायद स्कूल नहीं गई और पिताजी भी 6वीं 5वीं 6वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उनको ज्यादा अनुभव है, उनको ज्यादा ज्ञान है। तो उसी तरह से यहाँ पर हरिहर काका पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, लेकिन उनके पास इतना अनुभव हो गया था, उतना इस हर चीजों से वो सीख चुके थे कि यहाँ पर है कि अभी वो ज्ञानी हो चुके थे। जो बहुत सीधे साधे थे पहले, अभी वो ज्ञानी हो गए थे, यानी इस दुनिया में क्या होता है, कैसा होता है, उस चीज से वो अवेयर हो गए थे, जानकार हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन मतलब जिसके पास जायदाद नहीं है, जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। अभी क्या है, अब हरिहर काका को दुनिया की वास्तविकता समझ में आ गई कि क्यों एक मुझसे लोग प्यार कर रहे हैं, मतलब मुझसे इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी जायदाद से प्रेम है, चाहे वो ठाकुरबाड़ी के साधु संत हो और चाहे हमारे अपने खुद के सगे भाई। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया। साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी छल बल कर कैसे भी करते। यहाँ पर है छल बल कर। छल मतलब धोखा देकर, बल मतलब ताकत से, और कल मतलब युक्ति से, कैसे भी करके उनको अपने किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते हैं। साधु संत के लोग क्या है, उन्माद लोग क्या है कि कैसे भी करके उनको काम ना करना पड़े, किसी भी तरह से लोगों को वोट बनाकर उनके जायदाद को, उनके धन को लेकर और सिर्फ ये लोग आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया। ऐसा इन्होंने क्यों कहा हरिहर काका ने? क्योंकि बेटा कुछ चीजों पर लोग डाउट नहीं करते। जैसा अगर कोई बोलेगा कि मैं मंदिर बनवाने जा रहा हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो लोग देते हैं ना, क्योंकि उनकी आस्था होती है, श्रद्धा होती है। हाँ ठीक है, मंदिर के नाम, दान पुण्य के नाम थोड़ा सा करना चाहिए। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे इन लोगों पर कोई शक भी नहीं करता और ये लोग यहाँ पर रहकर ऐसा ऐसा काम करते हैं। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास अटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। यहाँ पर एक शब्द है दूध की मक्खी। उन्होंने ये भी निश्चय किया कि पहली बात तो ठाकुरबाड़ी को नहीं लिखेंगे, दूसरी बात अपने भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? कि अगर वो उनको लिख दिए, उनको दे दिए अपनी जायदाद, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको दूध की मक्खी की तरह, दूध की मक्खी क्या करते हैं लोग, निकाल कर फेंक देते हैं ना। तो इसीलिए कहा गया कि इन्होंने कहा हरिहर काका ने कि अगर मैंने कि अगर मैंने उनको अपना दे दिया तो वो लोग मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। लोग निकाल कर फेंक दे, सर कोई हमें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। उन्होंने क्या कहा, अभी किसी के पास अगर धन है तो वो कैसे भी करके अपनी सेवा करवा सकता है। किसी को नौकर रखे, मतलब कोई नौकर रखेगा, वो उसकी सेवा करेगा, या फिर जिसको वो देगा वो चीज, वो वही उसकी सेवा करेगा। लेकिन अगर शुरू से ही अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दिया, अपनी जमीन जायदाद जो भी है, पैसा जो भी है दे दिया, तो अगर वो नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो नहीं ना। तो इससे ये सीख मिलती है कि जब तक हम हैं, मतलब हम लोग, जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, तब तक अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा जो भी है उसे हमें किसी को देना नहीं चाहिए। ऐसा अपने लिए भी है और किसी से लेना भी नहीं चाहिए। जब तक उसकी उम्र है तब तक वो उसकी है, जाने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो उसको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा भी तैयार हो रहा था।
हरिहर काका सोच रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, भाइयों को भी नहीं दूंगा और महंत को तो देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भाइयों की प्लानिंग अलग चल रही थी। वो लोग प्लान कर रहे थे कि हरिहर काका से जमीन लिखाई जाए। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद, विधिवत मतलब तरीके से जैसा होता है, जैसा लिखा जाता है कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी के मालिक ये है, उस तरह से विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख लें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि, गिद्ध मतलब क्या होता है? बुरी दृष्टि। नो, गिद्ध एक पक्षी है। गिद्ध दृष्टि वो एक होता है ना, एक चिड़िया होती है बड़ी सी, बड़ा सा होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ईगल, बाज होता है, वल्चर है ना। तो वो क्या, वो देखता है ना, वो उसकी आंख बहुत तेज होती है, वो ऐसा ईगल की ईगल जैसा ही होता है ना, ईगल और हाँ, ईगल और वल्चर में थोड़ा ही अंतर है। तो गिद्ध जैसी नजर उसकी होती है कि वो कहीं भी कुछ होता है उड़ता रहता है और वहां से वो नीचे तक दृष्टि गड़ाए रहता है और उसको बहुत दूर से दिखता है, तो मतलब उसके पीछे पड़ जाता है। वही यहाँ पर है कि गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष किया है, अब यही एकमात्र रास्ता है। भाई लोग क्या समझा रहे हैं, भाई और रिश्ते के लोग क्या समझा रहे हैं कि जब तक महंत उसके पीछे पड़ा है, इसलिए उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजों के नाम कर देना चाहिए, और नहीं तो उसकी नजर जो है हमेशा उसके ऊपर ही रहेगी, जमीन के ऊपर ही रहेगी। तो वो लोग समझाते हैं कि अब अपनी जमीन इनके नाम कर दो और तुम निश्चिंत हो जाओ, यही एकमात्र तुम्हारे सामने, समक्ष मतलब सामने, यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ तक समझा बेटा आप लोगों को? अनिका, आदित्य, ये सेकंड भाई थे ना, और कौन हाँ मैम। ठीक है बेटा। हाँ, सेकंड और फर्स्ट से पहले उनके पीछे पड़ना चाहिए। स्टोरी में बताया कि ये सेकंड ओल्डेस्ट ब्रदर थे। हाँ, तो फर्स्ट वो भी इनके हाँ बेटा देखो, लालच ऐसी चीज है ना कि उसमें वो कुछ नहीं देखता, लालच तो हम ऐसे तो सबसे फर्स्ट जो ओल्डेस्ट होते थे उनका देखते हैं। देखते किसी का नहीं है, देख इसलिए रहे क्योंकि इनका कोई है नहीं। अच्छा, है ना, बाकी सबकी तो फैमिली है, तो सबकी फैमिली है तो सबकी फैमिली का सबके पास रहेगा, लेकिन इनका कोई नहीं है। इनकी मृत्यु के बाद तो भाइयों को ही मिलने वाला है, तो लोग इनके पीछे पड़े हैं कि मरने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, ऐसा। ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा। उनके भाई लोग जो होते थे वो मतलब जो थे वो क्या करते थे, सुबह दोपहर शाम जैसे दवा लेते हैं ना, उस तरह से जब भी वो उनके पास बैठते, लिख दो अपनी जमीन, लिख दो अपनी जमीन, मतलब वो हर समय वही बातें करते थे। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरी बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी। स्वतः मतलब खुद से ही मिल जाएगी, क्योंकि अभी उनका कोई नहीं है, तो भाई को ही जाएगा, फैमिली को मिलती है तो भाई को ही मिलेगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। अभी उन्होंने क्या बोला कि जो महंत ने निशान लिया है, अगर वो निशान का इन्होंने बयान नहीं दिया होता कि उन्होंने अपने आप से अपनी मर्जी से मतलब जबरदस्ती लिया है और हरिहर काका की हाँ डेथ हो जाती, तो कहाँ से पता चलता कि उन्होंने जबरदस्ती लिया या हरिहर काका ने स्वेच्छा से किया। तो उन्होंने वही बोला हरिहर काका ने कि जो उन्होंने अंगूठे का निशान लिया है उसके लिए तो मैंने बयान दे ही दिया है कि वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, तो उनको तो मिलेगा नहीं। भाई सब समझाते समझाते हार गए, जितने भाई थे वो सब समझाते समझाते इनको हार गए। तब उन्होंने डांटा और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। मतलब पहले उन्होंने अच्छे से बोला कि कर दो, बाद में डांटना भी शुरू किया, दबाव डालना मतलब प्रेशर डालना, नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा, ये करूंगा वो करूंगा, करना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए, मतलब तैयार नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं जीतेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी
कोई बाहर का कुछ करता है तो एक समय लगता है ना, चलो जाने दो, वो बाहर का है, उनसे हमारा कितना रिश्ता है। लेकिन जब अपना खुद का भाई बहन ऐसा कुछ करता है तो इंसान को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उसको लगता है, हाँ बहुत बुरा लगता है। ये होता है ना कि खून का रिश्ता, लोग बोलते हैं ना खून का रिश्ता, जो कि इसके पहले उन लोगों ने खून के रिश्ते की दुहाई देकर उनको ले आए थे कि हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, ऐसा ऐसा करके। और अभी वही भाई वही खून का रिश्ता यहाँ पर उनके साथ ऐसा करने पर तैयार हो जाता है कि जैसा मान के लोगों ने किया था, दूसरे लोगों ने किया था। और इसका यही कारण है जो स्टार्टिंग में आपने नहीं बेटा पढ़ा है, स्टार्टिंग में ये है कि वो गूंगे हो गए, मतलब वो बोलते ही नहीं, किसी से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं हरिहर काका, सिर्फ ये सारी देख के कि दूसरे लोग तो करे ही करे, अपने खुद के लोग जब ऐसा करते हैं तो इंसान अंदर से बिल्कुल दुखी और टूट जाता है। इसकी वजह से वो बोलना ही बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर वही है कि उस दिन उन भाइयों ने भी वही काम शुरू कर दिया जो मान के लोगों ने किया था। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। यहाँ तक समझ में आया? उन्होंने क्या बोला कि जहां जहां पर अभी क्या, पहले तो उनने उनको सब कहा, फिर डांटा, समझाया, दबाव डाला, जब किसी भी तरह से हरिहर काका नहीं माने तो फिर वो वही रूप धारण किए, लेकर मारने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ तक कहा कि अंगूठे का निशान लगाते जाओ जहां जहां पर कहा जा रहा है, और नहीं करोगे तो तुमको मारकर यही अंदर ही, घर के अंदर ही गाड़ देंगे और बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो तो उनसे भी बढ़कर हो गए ना, सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। इसमें क्या था कि अगर नॉर्मल जैसा कि कोई पहले ही जैसी बात होती, ये सारी घटनाओं से हरिहर काका अवगत नहीं होते तो शायद वो डर जाते। लेकिन अभी हरिहर काका के सामने इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि वो अंदर से क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए हैं। अज्ञान की स्थिति में, पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में, यहाँ पर अज्ञान की स्थिति आपको मैं क्वेश्चन बाद में लिखाऊंगी, उसमें है अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्ण मतलब चुनाव करने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। कब? जब इंसान को पता चलता है कि इसके बाद जो स्थिति होगी वो इससे भी खतरनाक, इससे भी खराब है, होगी, तो वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्या था कि हरिहर काका को ये चीज का पता था कि अगर मैंने अपनी जमीन इन लोगों को दे दी तो बाद में मैं डेली मरूंगा। डेली कैसे मरूंगा? वो लोग जब पूछेंगे नहीं तो मैं कभी यहाँ दुखी होकर बैठूंगा, वहां जाऊंगा, वहां भटकूंगा, ऐसा घूमते रहूंगा, तो वो मरने के बराबर ही रहेगा। इससे अच्छा है कि एक बार में ही ये लोग मारना चाहते हैं तो मार दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। यहाँ पर है रमेशर की विधवा। रमेशर का ना उनके गांव का एक आदमी था, उसकी वाइफ, ठीक है, वो रमेशर मर चुका था, उसकी पत्नी को यहाँ पर रमेशर की विधवा कहा गया है। तो उसमें क्या किया था, रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून मतलब दोनों टाइम खाना देते उन्हें अखरने लगा मतलब बहुत दुख होने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देख कर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते। पांव पखाड़ते मतलब, पखाड़ना मतलब पांव पखाड़ते होते, पांव पखाड़ना। कुछ आइडिया लगाओगे? आदित्य, पांव पखाड़ना। अनिका, पांव पखाड़ना मतलब बेटा? आदर करना। नहीं, उनके पांव पखाड़ते।
पाँव मतलब तो पैर होता है, पखारना मतलब खींच लेना, गिरा देना, लास्ट तक उनका पाँव पखारते अगर वो अपनी जमीन उन लोगों को पहले नहीं दी होती तो। और बेड करते। अनिका आपको पता है? नहीं मैम। पाँव पखारना मतलब पाँव धुलते, लोग बोलते हैं ना बहुत आदर सम्मान करना, तो पाँव पखारना, पखारना मतलब धुलना। मैंने वही बोला। आपने बोला, मुझे नहीं सुनाई दिया बेटा। हाँ मैंने। मुझे आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ उस समय। ठीक है, हाँ पखारना मतलब धोना होता है। ओके। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए। हरिहर काका जो है वो इस बात को सोचकर गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। उन्होंने गुस्सा होकर भाइयों से ऐसा कहा कि तुम लोग उनसे जरा भी कम नहीं, मारना है तो मार दो, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक धूर भी जमीन नहीं लिखूंगा। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। भाई लोग क्या बोल रहे हैं कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। अभी देखो चित्र में देखो, भाई लोग उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लाठी डंडा उठा करके। अभी आज चैप्टर हो जाएगा। इतना बड़ा क्यों लिख रहा है? इसके बाद क्वेश्चन करना है। नहीं, क्वेश्चन आंसर तो इतने ज्यादा नहीं है, वो करना है वो तो ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ी है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई शुरू होना मतलब मारामारी आपस में, एक दूसरे को हाथापाई मतलब हाथ से जब भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर भाग जाना, गांव में भाग जाना चाहते थे। जहां इंसान का सम्मान न हो, जहां उसकी बात की इज्जत न हो, उसको तंग करे लोग, तो वहां रहना नहीं चाहता है। अभी उनको लगा कि हमारे भाई इस तरह से हम पर मतलब लड़ रहे हैं मेरे साथ, तो वो क्या वहां से निकलकर गांव में भाग जाना चाहते थे। हम वो जो रमेशर क्या था वो? रमेशर की, हाँ उसका क्या मतलब था? रमेशर वो नाम है, एक आदमी, इनके गांव का एक आदमी था, उसका नाम था रमेशर, और रमेशर की मृत्यु हो गई तो उसकी इसीलिए कहा गया रमेशर की विधवा। तो रमेशर की जो पत्नी थी वो जो है उससे और रमेशर के भाइयों ने, समझ में आ रहा है? रमेशर है, रमेशर के भाई हैं। ओके। तो रमेशर की मृत्यु हो गई तो उसके भाइयों ने उसकी पत्नी से जमीन लिखवा लिया। ठीक है, मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, ऐसा करके। तो थोड़े समय तो उन लोगों ने देख रेख की, लेकिन उसके बाद वो उनको खाना देने का भी बहुत मुश्किल से होता था, वो देते नहीं थे और उनको बहुत दुख होता था खाना देने में। ठीक है, रमेशर की पत्नी को, यानी अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो जैसा अभी हरिहर दे देगा तो बाद में उन लोगों को खाना देने में मुश्किल हो, सेम वैसे। भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब ये प्रहार भी करने लगे थे। जब ये अपने को बचाने की कोशिश करते थे, प्रतिकार करते थे, तो लोग क्या करते थे? प्रहार करते थे। प्रहार करना मतलब मारते थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, कई लोगों से वो जूझ सकते यानी लड़ने में वो असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अभी क्या करता है इंसान, अकेला होता है तो क्या करता है? चिल्लाता है ना कि बचाओ मुझे बचाओ। उसी तरह से हरिहर ने चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। पहले भाइयों ने ध्यान नहीं दिया कि मुंह खुला है तो मुंह से चिल्ला भी सकते हैं, और बाद में जब हरिहर ने चिल्लाना शुरू किया तो भाइयों ने सोचा कि मुझे पहले ही ऐसा करना चाहिए था, मुंह बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण मतलब उसी समय उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। वो चिल्ला तो चुके ही थे तो उनकी आवाज गांव में पहुंच चुकी थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। दालान मतलब जहाँ हरिहर काका रहते थे वहां जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से, घर में रहते थे लेकिन लोग वहां पर इकट्ठा हुए ना बेटा, वहां पर इकट्ठा हुए और फिर बुलाया, इन्हों को पूछा होगा ना कि कैसे क्या करते। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर वहां तक भी चली गई। वहां गांव में ठाकुर बाड़ी के पक्षधर भी रहते थे जो उसके सपोर्ट में, फेवर में रहते थे, चली गई। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते के लोग
गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है। दूसरों या इससे दूसरों को क्या मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं अगर कोई पड़ोसी आ जाता है बचाव के लिए तो लोग बोलते हैं मेरा फैमिली मैटर है, आपको क्या लेना देना। उसी तरह से गांव के लोग जब आए तो उनके भाइयों ने बोला कि मेरा परिवार का मामला है, इससे आपको क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। वह पुलिस की जीप के साथ आ पहुंचे। अभी क्या था कि महंत को जब पता चला उनके पक्षधर से कि ऐसा ऐसा उनके भाई कर रहे हैं, तो वो तनिक भी देर नहीं लगाए, वो सीधे कहाँ पहुंच गए, पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सीधा पुलिस को लेकर वो हरिहर काका के घर आ गए। और जब पुलिस आती है तो वहाँ फैमिली मैटर कुछ होता है क्या, वहां पर तो पहले बयान लेते हैं, पहले बताओ ये बात सही है, कौन क्या है कैसा है, तभी वो वहां से जाएंगे। तो जब वो पुलिस वाले आ गए, आगे देखो यहाँ पर लिखा भी है बेटा, हाँ, पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। जो वो बोल रहे थे हमारा निजी मामला है, वो बात खत्म हो गई। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया। मतलब जैसा वो ठाकुरबाड़ी में उनको बरामद किया गया था, उसके से भी बुरी कंडीशन में उनको यहाँ पर बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरह से अभी क्या उन्होंने क्या किया था, ठाकुरबाड़ी के लोगों ने जबरदस्ती उनसे निशान ले लिया था और उनका हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा डालकर चिंता ही किया था। लेकिन यहाँ पर तो भाइयों ने क्या किया, मारा पीटा भी, उनको पटक कर उनके मुंह में कपड़ा भी डाला, उन पर दबाव भी डाला, सारी चीजें उनके साथ थी। बंधन मुक्त होने पर यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में बरामद किया था, यहाँ पर फिर वही हुआ तो उनको फिर से बंधन मुक्त किया गया। यहाँ पर भी तो मुंह बांध कर रखा था। बंधन मुक्त होने पर पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। मतलब इतना ज्यादा वो लोग कर दिए थे। हरिहर काका की पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। अभी भाई भतीजे क्या था, पुलिस के आने की खबर पाते वो लोग भाग गए थे, पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। भाई भतीजे और रिश्ते के कुछ लोग भाग गए थे, सिर्फ 2 रिश्तेदार ही पकड़ में आए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यहाँ तक समझ में आ गया अनिका, आदित्य? यस मैम। अनिका आपको? अनिका? हाँ मैम। ओके, आगे देखिए क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पर पुलिस को पकड़ रिश्ते में, हाँ, 2 रिश्तेदार पकड़ में आ गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। लेखक क्या बता रहे हैं, जितनी घटनाएं घटी अभी तक में, ये आखिरी घटना थी जब उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। इसके पहले कई घटनाएं घट चुकी ना, तो ये आखिरी घटना थी। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। अभी उनको सुरक्षा के लिए पुलिस, राइफलधारी पुलिस तो मिले हैं, लेकिन उसके पीछे उनके भाइयों का और इनका ठाकुरबाड़ी के महंत का भी हाथ है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पुलिस नहीं, वो अलग है। इसलिए है क्योंकि उन लोगों को इस चीज का डर है, भाइयों को डर है कि कहीं महंत जो है ना उसको फिर से किडनैप कर ले या वो अंगूठा का निशान लेके मार दे। और ठाकुरबाड़ी वाले महंत को है कि कहीं भाई लोग उनको ऐसा कुछ ना कर ले, इसलिए उन लोगों की नजर भी उन पर रहती है। पुलिस पर नहीं, हरिहर पर। पुलिस वाले तो देख ही रहे हैं, हाँ, हरिहर पर।
हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से भी काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों की को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर के भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में मतलब पीछे से, जैसा बैकग्राउंड होता है ना कि पीछे के साइड से उन लोगों ने रहकर नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा, यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि जहां तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। यानी पुलिस वाले तो देखने के लिए पुलिस वाले हैं, लेकिन उधर से भाइयों की नजर भी हरिहर काका पर है और उधर से महंत की नजर भी है कि हरिहर काका को कुछ होना नहीं चाहिए। ठाकुर बाड़ी के साधु संत हाँ ठीक है, उनमें से कोई गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जबरदस्ती न करने पाए। हाँ, साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। और इसके साथ साथ दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो हरिहर काका से मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपनी मधुर व्यवहार से अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आदित्य? हाँ मैम। अनिका, आप लोग? हाँ मैम। ओके ठीक है, आगे देखिए। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। यहाँ तक हुआ था? नहीं, इससे पहले गांव में एक नेता था। हाँ अभी चलो, ये दो तो थे ही थे, एक महंत थे, एक भाई थे, लेकिन अभी तीसरा भी उसमें एक और आएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आएगा। कौन से फ्रेंड बन सकती है? आराम से बन सकती है बेटा, ये देख रही इतनी बड़ी स्टोरी है, सब बड़ी समझ नहीं उसके फ्रेंड। हाँ हो सकता है, यूट्यूब में वो पता नहीं शायद, वैसे नहीं होगा यूट्यूब में, ऐसा नहीं होगा, वो स्टोरी होगी शायद। हाँ तो गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। बताओ, कोई कुछ काम नहीं करेगा तो मौज कैसे उड़ाएगा? लोगों को बेवकूफ बनाकर, कहीं से तो पैसा वो ले रहा होगा, तभी वो एंजॉय कर रहा है, मौज कर रहा है। तो उसी तरीके से वो नेता जो है वो भी हरिहर काका के पास आते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। और क्या लालच दे रहे हैं कि अपनी जमीन मुझे दे दो, तुम्हारे नाम का एक प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, वहां बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम्हारा नाम भी होगा, ऐसा वो उनको बता रहे हैं। हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। हरिहर काका ने अब बिल्कुल प्रण कर लिया था कि अब मुझे किसी को अपनी जमीन नहीं देनी जब तक मैं जिंदा हूँ। और फिर नेताजी भी लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, पर्वत, हर जगह उनकी ही चर्चा। यहाँ पर जितनी चीजें जो लिखे गए क्या है, ये सब जगह के नाम है। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, पर्वत। अलाव होता है बेटा जहाँ आग जलती है ना, ठंडक में गांव में क्या होता है, जगह आग जलाते वहां ढेर सारे लोग बैठते हैं। तो इस तरह से खेत खलिहान तो आपको पता ही है, आंगन भी पता है, अलाव और बगीचे, बरगद, जहाँ भी लोगों को लोग बैठते थे वहां उसी टॉपिक पर बातें हुआ करती थी। उनकी घटना की तरह विचारनी और चर्चनी कोई दूसरी घटना नहीं।
गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। वैसे तो गांव में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन जो ये काका की घटना है इसके आगे और किसी घटना का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, उनका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा, लोग क्या बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, अभी क्या होगा, ऐसी ऐसी वो लोग बातें करते हैं। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक मुगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये रहस्य खत्म नहीं होता, लेकिन अभी क्या होगा वो एक न एक आशंका आगे बनी रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बाई को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब एक पक्ष उसके लिए एक पक्ष उसके लिए, ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं कितना तो उसको मारा है और फिर बंदी बना के रखा है। वही है ना कि अभी क्या बोला जाएगा, मतलब मारो पीटो वही जायदाद के लिए मारा जा रहा है। नहीं बेटा ये रियल भी हो सकती है ना, ये रियल स्टोरी हो सकती है, गांव के पहले की रियल स्टोरी हो सकती है, क्योंकि ये तो पता है ना कि किसी के पास अगर प्रॉपर्टी होती है तो लोग उसके 50 दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन मीन्स कि उसकी चीज को पाना चाहते हैं, और अगर नहीं देता है इंसान तो वो उसको दुश्मन समझते हैं और फिर उसके साथ कुछ भी करते हैं। नहीं मैम मुझे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं इसको देना चाहिए था, तो दोनों ने कितना उसके साथ अन्याय किया, फिर भी देना चाहिए, फिर भी देना चाहिए, फिर भी देना चाहिए। वो बेचारे का जमीन उसकी जान का दुश्मन बन गया, वो उस हरिहर काका की जमीन ही उसके लिए आफत पैदा हो गई है। ठीक है, ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। यहाँ पर क्या कहा गया, कोई किसी ने बात सुनी, वो बात सही है या गलत है उसको जानना जरूरी नहीं है, उसमें और थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर उसको और आगे तक पहुंच फैला दिया। आप एक गेम होता है ना, एक सेंटेंस कोई तो कान में बोलो, फिर वो दूसरे के दूसरे और लास्ट में उसका क्या निकलता है, वो जाने का जाने क्या हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें है कि वो क्या बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही, उसको जानने की जरूरत नहीं समझते, उसमें और नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ा देते हैं और फिर चटका कर आगे बढ़ा देते हैं। एक खबर आती है कि इस तरह से 4 खबर है, 4 न्यूज 4 तरह की खबरें आती हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती। अगर वो खत्म कर देते तो क्या हो जाता कि बात आगे ही नहीं जाती, उनको लगता कि हाँ ठीक है हरिहर ने अपनी मर्जी से किया। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने के लिए अभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो अग्नि प्रदान क्या है, डेथ के बाद आग लगाते हैं ना, बॉडी में आग लगाते हैं, तो आग लगाने के लिए कौन आग लगाता है, जो उत्तराधिकारी होता है ना। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जब वो मरेंगे तो ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। किस बात के लिए कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं आग लगाऊंगा, इसके लिए दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। इस समय में नहीं मरा नहीं, अभी मरेगा तो क्या होगा, मरेगा तो क्या होगा, और ऐसे में दोनों लड़ेंगे और फिर उसको वो किसको दिया जाए, किसको नहीं मरा नहीं, मरेगा नहीं, अभी लास्ट स्टोरी खत्म तक मरेगा है, तो ऐसा होगा। तीसरी खबर आती है
कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है, मतलब एक डाकू का सपोर्ट लेकर और फिर उनके भाई लोग उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे, ऐसी एक खबर आती है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा, यानी उसको इनके पक्ष में भाइयों को दिला देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। नाम की तूती बोलना ये भी मुहावरा है ना, उसके नाम का असर होना, प्रभाव होना, नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि वापस से मिलेंगे किसी का ये असर होना, किसी के नाम का असर होना। मैं आपको बाद में अंडरलाइन कर दो, मैं बाद में वो करा दूंगी मुहावरा। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। साधु और नागा आप लोग जानते हैं कौन है? साधु तो पता है, नागा पता है, वो भी साधु के तरह के होते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो कम कपड़े पहनते हैं। अच्छा हाँ, तो नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित मतलब वो ढक गया है। वो जो बोल रहे हो ना बेटा, वो अभी जहाँ पर कुंभ महाकुंभ लगता है ना, वो लोग आते हैं, तो फिर वो एक टाइम होता है कि उस टाइम पर वही लोग जाएंगे और कोई नहीं जा सकता। कोई सामने पड़ा तो फिर वो गया। तो इस तरह से उनका टाइम होता है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं। सबके मन में क्या चल रहा है कि अमृत का पीने से क्या मतलब है कि अमृत पीकर अमर हो जाना, तो वही है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है, और जब मरेंगे तो क्या होगा उस दिन का इंतजार है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई क्यों है? क्योंकि ये पूरे गांव के बीच में शुरू हो गई है ना, परिवार के साथ साथ पूरे गांव में शुरू हो गई है, इसलिए यह बड़ी लड़ाई हो गई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही, इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता है। ये कैसी चीज है कि इसको अगर सोचा भी जाए कि झुठला दिया जाए तो टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हरिहर एक ना एक दिन मरेंगे, और मरेंगे तो आपस में ये लोग लड़ेंगे, ये तो होने ही होने वाला है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन को अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। लेखक ने क्या कहा? और हरिहर काका वो बिल्कुल मौन होकर, चुप होकर अपनी जिंदगी के बाकी के दिन जो स्टार्टिंग का था वो अभी आ गया ना स्टार्टिंग। अभी इतना बताने के बाद फिर वो स्टार्ट, यहाँ के बाद स्टार्टिंग में बताया है कि वो उस स्थिति में क्यों आ गए, उसके पीछे ये सारा कारण है, ये रीजन। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। एक समय होता है बेटा जब कोई दूसरा कुछ बुरा करता है तो इंसान अंदर से फिर भी स्ट्रांग रहता है कि ठीक है, हमारी इतनी फैमिली हमारे साथ है, हम लोग सब लोग हैं। लेकिन जब फैमिली वाले ऐसा करने लगते हैं तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, नर्वस हो जाता है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जो पुलिस के जवान इनका की देख रेख में सुरक्षा के लिए हैं, इन्हीं के जमीन के पैदा खेत में अनाज जो उड़ा सब कुछ खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या कहा गया है? जिसका धनवा रहे उपास। उपास मतलब व्रत है ना, भूखा, यस, भूखा और व्रत। जिसका धनवा रहे उपास, खाने वाले करे विलास, और जो खा रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं।
अब तक जो नहीं खाया था दोनों दोनों उसका भोग लगा रहे हैं। अभी तक जो नहीं भी खाया था उसका भी भोग दोनों टाइम लगा रहे हैं, यानी दोनों टाइम खा रहे हैं। समझ में आया पूरा चैप्टर? भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाना मतलब खाना। अच्छा दोनों टाइम भोग लगा रहे हैं तो दोनों टाइम खा रहे हैं। ठीक है, अनिका एंड आदित्य समझ में आया बेटा? हाँ मैम। चलो अभी हम लोग इसके बाद क्या करते हैं पता है ना? क्वेश्चन आंसर। इसके बाद यही करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स। क्यों भाई आवाज नहीं आ रही है? हाँ मैम। बहुत बड़ा चैप्टर था ये। तो चैप्टर बड़ा था बेटा, कौन सा आप हाथ से लिख रहे थे, पढ़ रहे थे? पढ़ तुम बुक निकालो, नोटबुक निकालो, तब तक डेट चैप्टर नहीं बता लो तो हो जाएगा। हाँ इसमें नीट तो आएगा। हम गर्मी लग रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भाइयों के परिवार के प्रति। हाँ लिखो बेटा, आप लोग भी नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू करिए। अनिका, आदित्य लिखना शुरू करिए। हाँ मैम। हाँ, भाइयों के परिवार के प्रति। परिवार के प्रति भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोहभंग की शुरुआत कब हुई? हरिहर काका पाठ के आधार पर लिखिए। बेटा मैं डिक्टेट करूंगी, लिखोगे ना आदित्य, अनिका आप लोग भी? जो वहाँ जो सुनो बेटा, अभी कहाँ तक मैं लिखाऊंगी ऐसे छोटे बच्चों जैसा, अभी आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। जो वर्ड नहीं समझ आएगा वो पूछना, मैं बोर्ड पर लिखकर बता दूंगी। ठीक है? जो वर्ड आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो डिफिकल्ट लगेगा वो पूछना, मैं लिखकर बता दूंगी, बाकी आप लोग लिखो। हो गया क्वेश्चन? चलो आंसर लिखिए बेटा। भाइयों के परिवार के प्रति, ऊपर वाला क्वेश्चन से छाप लो। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग। याद रखो, भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग तब शुरू हुआ, तब शुरू हुआ भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग
तब शुरू हुआ जब उनके भाइयों की पत्नियों, भाइयों तो लिख लेंगे आप लोग, जब उनके भाइयों तो लिखा ही है, भाइयों की पत्नियों, पत्नियों, जब उनके भाइयों की पत्नियों मोहभंग तब शुरू हुआ जब उनके भाइयों की पत्नियों, कौमा, बहुओं, पत्नियों, कौमा, बहुओं, बहुओं ऐसा लिखा जाएगा, बहुओं तथा बच्चों ने, पत्नियों, कौमा, बहुओं तथा बच्चों ने पूछना ताछना बंद कर दिया। पत्नियों, कौमा, बहुओं तथा बच्चों ने पूछना, हाँ, बच्चों ने उन्हें पूछना ताछना, ऐसे उन्हें पूछना, पूछना, पूछना ताछना। भाइयों की बहू है, भाइयों की हाँ भाइयों की पत्नी उसके बहू है कि बहुएं उनके बेटे की पत्नियां भी तो थी, बेटों की पत्नियां भी तो थी, तो वो बहू होंगी ना बेटा। उसमें क्या है, उनके 3 भाई थे, 2 भतीजे थे, भतीजों की भी शादी हो गई थी, है ना। पत्नियों, कौमा, बहुओं तथा बच्चों ने उन्हें पूछना ताछना बंद कर दिया, पूर्ण विराम। पूछना ताछना बंद कर दिया, पूर्ण विराम। एक बार जब वे बीमार हुए तो, एक बार जब बीमार में बड़ी बड़ी बीमार होता, बीमार नहीं होता बेटा, बीमार। मैडम बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, बीमार पढ़ने में ले लो ना बेटा, दिमाग में रखो कि बीमार बोलते, बीमार नहीं बोलते, बीमार। हाँ, एक बार जब वो एक बीमार हुए तो कोई उन्हें, एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा, तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा, तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा, पूर्ण विराम। बेटा आपका छुट्टी नहीं रहा है, आदित्य, अनिका लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है बेटा। पानी देने वाला भी ना रहा, पूर्ण विराम। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, धमा चौकड़ी, बच्चे धमा चौकड़ी, बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, और हाँ, धमा चौकड़ी, बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, औरतें ध्यान ना देती, औरतें, और हाँ उसमें डॉट आएगा ना, औरतें, ता में डॉट, हाँ औरतें ध्यान ना देती, बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, औरतें ध्यान ना देती, औरतें ध्यान ना देती, पूर्ण विराम। नो की ना, नो और क्या, औरतें ध्यान न ध्यान न देती, ना नहीं, ना मतलब आ की मात्रा नहीं रहती ना। बच्चे, औरतें ध्यान ना देती, भाई खेतों में, पूर्ण विराम, औरतें ध्यान ना देती, पूर्ण विराम, भाई खेतों में चले जाते, भाई खेतों में, भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम, भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम। तब उन्हें, भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए,
तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ता। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ता। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ता। पूर्ण विराम। क्या हो गया? बेटा ना, वो बोलने में ना ऐसा जब बोला जाता है तो ना ही बोलते हैं उसको, वो ना नहीं होता ना। स्वयं कष्ट, स्वयं में बेटा ऐसा होता है, पता है ना, या के ऊपर डॉट। हाँ, स्वयं कष्ट उठाना पड़ता। पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की, मृत समझ में आया? माँ में री की मात्रा। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई। तब उन्हें अपनी मृत की स्पेलिंग वापस बोलो। माँ, यस, हाँ यही है ना। मृत, हाँ मृत से दिख रहा है। मृत, मृत नहीं आता। मृत्यु होता है। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई। पूर्ण विराम। तभी उनका अपने भाइयों के हम याद आई के बाद पूर्ण विराम। हाँ, याद आई के बाद पूर्ण विराम। उसके बाद तभी उनका अपने पत्नियों की बहुत याद आई। पूर्ण विराम। तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। मोह भंग होना शुरू हो गया। ठीक है, हो गया आप लोगों का कंप्लीट। तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। क्या करना है? हाँ, चेक करूंगी बेटा, लेकिन टाइम कितना बचा है? 15 मिनट। अभी 15 मिनट है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर मैं चेक करूंगी। बाकी इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद वाला, उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और पदबंध शुरू करेंगे। ठीक है? ग्रामर का हमारा हो गया। मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन क्यों? मैंने कहा जब एग्जाम था तो मैं नेट से बैठ के पढ़ी। टीचर का कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब पढ़ने के बाद में हमारे टीचर बहुत अच्छे। नहीं वो टीचर है ना, क्योंकि आप पूछना तो आप करते हैं डाउट, बाद में मुझे तो वो अभी भी सर्च करो। क्या हो गया? दोनों के अलग-अलग टीचर है क्या? नहीं, सेम है। इसके बाद एक, हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। आप लोगों की नोटबुक चेक करनी। लास्ट टाइम शायद मैंने आपकी नोटबुक नहीं चेक की थी। मैम आपने जो क्लास में करवाया था वही चेक किया था, होमवर्क चेक नहीं किया। हाँ, तो करना रहेगा, वो करना रहता है। होमवर्क करके लाई नहीं, होमवर्क करना रहता है, ये ध्यान में रखो। जितना दिया जाएगा सब करना है। आपकी नोटबुक में सब होना चाहिए। हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था? हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना
करना पड़ रहा था। यातनाओं मतलब मुश्किलों का, यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था? हरिहर काका की जमीन जायदाद, आंसर लिखिए। हरिहर काका की जमीन जायदाद, जमीन के बाद डैश लगेगा, जमीन जायदाद के बीच में। हरिहर काका की जमीन जायदाद, हाँ जायदाद, जमीन जायदाद, जमीन जायदाद। उनकी जान की दुश्मन, उनकी जान की, हरिहर काका की जमीन जायदाद उनकी जान की दुश्मन, उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। हरिहर काका की जमीन जायदाद उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। पूर्ण विराम। जान की दुश्मन बनी हुई थी, पूर्ण विराम। उनकी जमीन के लिए, जान की दुश्मन बनी हुई थी, पूर्ण विराम। उनकी जमीन के लिए, पहले तो उनकी जमीन के लिए, पहले तो ठाकुर बारी के महंत ने, उनकी जमीन के लिए पहले तो ठाकुर बारी के महंत ने उनके साथ, उनकी जमीन के लिए पहले तो ठाकुर बारी के महंत ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की, पूर्ण विराम। जोर जबरदस्ती की, पूर्ण विराम। बाद में, पहले तो ठाकुर बारी के महंत ने उनके साथ बाद में, हाँ अलग अलग। जबरदस्ती की पूर्ण विराम बोला था बेटा, जबरदस्ती की बाद में, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा था कि सब पता समझ में आने लगे। बाद में उनके अपने ही, बाद में उनके अपने ही, बाद में उनके अपने ही, बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की, पूर्ण विराम। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने मारपीट की, पूर्ण विराम। महंत तो पराया था, महंत तो पराया था, कौमा, महंत तो पराया था, कौमा, मगर उन्हें, महंत तो पराया था, कौमा, मगर उन्हें अपने, मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से, मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी। महंत तो पराया था, मगर उन्हें अपने, पराया था के बाद कॉमा लगेगा, महंत तो पराया था, कॉमा, मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर, बेइज्जत, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर, बेइज्जत, बेइज्जत,
बेटा द्वारा दो तरह से लिखा जाता है, एक तो द्वारा ऐसा लिखते हैं, ठीक है, और एक द्वारा ऐसा लिखते हैं। अब आपको क्या सही, वैसे अभी क्या इजी, ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है ना, तो बच्चे ये वाला लिखते हैं, ये थोड़ा सा इजी, ये भी है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन वो समझ बेइज्जत में वो जो में डॉट नहीं है, इज्जत लिखा ना बेटा, जो में बेइज्जत नहीं, जो के नीचे डॉट ये है ना बेटा, अरे डॉट है, ये है ना ये मत हम डॉट बेइज्जत, तो पास में कर दिया, अभी वो दूर में था। अच्छा एक ही में होता है। हाँ बेइज्जत बेइज्जत, हाँ हाँ बेइज्जत, तो उनका ऐसा मोह, एक सेकंड फिर से सुनिए, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका ऐसा मोह भंग हुआ कि, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका ऐसा मोह भंग हुआ कि वे, ऐसा मोह भंग हुआ कि वे गूंगे की तरह, ऐसा मोह भंग हुआ कि वे गूंगे की तरह हो गए, ऐसा मोह भंग हुआ कि वे गूंगे की तरह हो गए, पूर्ण विराम, कि वे गूंगे की तरह हो गए, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ गांव वालों की, दूसरी गा में बड़े की मात्रा, स रा में की मात्रा बड़ी की, वो दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें, दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें, पूर्ण विराम, गांव वालों की तरह तरह की बातें, पूर्ण विराम। हो गया, एक थोड़ा सा और है, इन सब ने उनको अंदर तक, इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया, इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया। बेटा आप लोगों के पास वॉल्यूम है ना, सबके पास? आदित्य क्यों, आप सॉफ्ट कॉपी लो ना बेटा। हाँ मैम, मैं जाऊंगा। हाँ अगर ऐसा नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी लो, अंदर तक हिला दिया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा टिक लगाओ होमवर्क के लिए आप लोग। हाँ होमवर्क तो मिलना ही मिलना है, कम मिले ज्यादा मिले। यहाँ पर वॉल्यूम 1 पेज नंबर जो भी है बेटा देख लो, उसमें से आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं दूंगी, बाकी का मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराने के बाद ही करूंगी ना, मैंने बोला है तो आपको इसमें से सिर्फ 3 करना है, 1 2 3। अब देख लो आपका पेज नंबर, हाँ 1 2 3 छोटे छोटे है ना, कथावाचक और हरियर काका वाला, हरियर काका को महंत और ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वाला, ये 3 ही मैंने दिया, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप कराने के बाद फिर हम लोग पद बंद करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग नोटबुक लाओ, ये चेक करो बेटा, आप लोगों की टिक लगा लिए, पहला दूसरा तीसरा। आदित्य आपके पास वो नहीं है, वॉल्यूम नहीं है ना, तो आप वो ये बुक में जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसका आंसर खुद से लिखिए, ठीक है मैम? सारे जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके ठीक है। और अनिका आप भी, हाँ होमवर्क में आप लोगों को करना है बेटा, डेट भी डाल दिया करो ना, हाँ कौन सा दिया, तब नहीं तो तब ठीक, बाकी का कर, आप न्यू नोटबुक बनाओगे ना, आपका है तो नहीं
तो कंप्लीट करके लिया ना, फिर मैं चेक करूंगा। हाँ मैम इतना भी बुरा नहीं है। सेटिस्फाइड है आप? मैम को तो ठीक लगती है। आपको ठीक लगती है? आपकी मैम ने कभी टोका नहीं? मैम नहीं टोकी? अच्छी बात। हमको भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। वो मैम वेट कर रही है, ये भी वेट करके बात हो गई, फिर मैं मुझे अभी नहीं, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी मैम को प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगा थोड़ा सा सुधार करो तो अच्छा है। आपको अच्छी लग रही, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको अच्छी लग रही है। अभी पहले मैं आपकी भी देख लूं। हाँ तो कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा करें। आपको पता है बाकी सब्जेक्ट का ठीक है, वैसे तो हर सब्जेक्ट का जितना लिखा होगा उतना अच्छा, लेकिन आपका कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन सबका होता, मैं नहीं बोलती सबका कुछ भी करते हो, लेकिन लैंग्वेज में हर चीज का प्रॉपर आपको होना चाहिए, इससे सबके मार्क्स आते हैं। हम ये तो पेन मेरा खराब हो गया। हाँ वो मैं ये पेन यूज नहीं करती हूँ इसलिए। अरे यार वो मेरा लक्ष्य पेन खत्म हो गया। ये देखो नाम को वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसलिए राइटिंग देखो। जब मैं अपनी बुक लेकर आऊंगी तो देख ही लगे ना। ठीक है, वो ये कर लेना, बाकी का इन लोगों से लेकर कि क्या क्या हुआ है। नहीं ऐसा मत दो, उनको बता दो कि क्या क्या। अच्छा अब मैं बुक तो बनाने में अच्छा क्यों, उसके लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ेगा क्या? अरे बुक ही खत्म हो गई, पहले लेकर आऊंगी। तो मैं तुझे होमवर्क करके सीधा मंडे को देती हूँ। सुनो ना, नेक्स्ट वीक जब आपका ये लेक्चर होगा, ना अभी जब भी होगा नेक्स्ट वीक सैटरडे, तो आप उस समय में ज्यादा से ज्यादा करके ले आओ। अगर पूरा हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबके साथ में चलो उसके चलो बीच में एक दिन लेना, ठीक है, क्योंकि उसके पहले हुआ रहेगा तो वो धीरे धीरे करके वो बर्डन नहीं होगा आपका, होता जाएगा सबके साथ में, नहीं तो फिर वो इकट्ठा होके मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने पास टाइम है। आदित्य बेटा, ये जितना होमवर्क दिया गया है आप कर रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, चलो करके रखना। ये वाले का आंसर आप बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और आप अपने उसमें लिखिए, और अब कोशिश करिए अगर आपको वॉल्यूम मिल जाती है तो उससे भी करने का करिए। हाँ मैम, मैं लाऊंगा आज। हाँ ठीक है, पदबंध आपने किया है ना? आदित्य आपके स्कूल में ग्रामर शुरू हुआ कि नहीं? हम 3 मिनट ही बचा। मेरा एग्जाम खत्म हो गया। किसका एग्जाम? पदबंध भी हो गया? सारा पढ़ा के क्या करेंगे आगे वो? एग्जाम अभी दूसरा एग्जाम होगा, अभी हमारा यूनिट 2 होगा। हाँ हमारा तो एग्जाम छोड़ो, एक ही दो ही चैप्टर हुएंगे। एक साथ हमारा साखी और बड़े भाई साहब हमें तो जोड़ा जा रहा है, दिवाली तक खत्म कर देंगे सारा दिन। तो उसके बाद रिवाइज कराएं, रिवीजन होगा। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? आ गया हमारा तो टेस्ट में नहीं हुआ। स्कूल भी 20 जून को खुल रहा है हमारा। इतना लेट स्कूल क्यों खोल रहे हैं? हमारे तो 9 मई से छुट्टियां मिली, लेकिन हमारे 9 जून चालू हो रहे हैं। हमारा 26 अप्रैल से 20 जून को। क्या फील एंजॉय? बहुत लंबा छुट्टी दिन। कुछ एंजॉय नहीं, हम कुछ एंजॉय नहीं हो रहा है ना, होता था और फिर उसके हर संडे टेस्ट हो रहा है। हर संडे टेस्ट हो रहा है उसके 10th है ना बेटा, 10th मैम कल 2 पेपर के टेस्ट एक भी नहीं हुआ। एक चैप्टर का होगा ना, तो मैम बड़ा कितना है, 30 पेज का तो एक चैप्टर मैम एक हफ्ते से मैं तो पहले बीमार हो गई, वो बीमार हालत में भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ नहीं हो रहा। नहीं होता कोई, और फिर मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स भी आए हैं, पढ़ने ही नहीं दे रही। ब्लैंकेट चढ़ा के बेड पे सो के हेडफोन लगा के सुन। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे मम्मा के गाना सुन रहे हैं। सब समर वेकेशन में एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरी बहन भी एंजॉय कर रही है, अभी तो बीमार हो गई है। बहुत सारे रिलेटिव्स को टेंशन में आ गई ज्यादा पर आना है करके। और मेरी दादी भी शिफ्ट हो रही है, मैंने जस्ट नीचे फ्लोर पे, अब कभी भी आएगी कभी भी जाएगी, तो इतने शिफ्ट हो रही है। उसकी बात क्या प्रॉब्लम है? अरे वो कभी भी ऊपर आएगी कभी भी जाएगी।
ये प्रॉब्लम है जी जिन्हें तो तेरे को पहले कहीं और रहते थे क्या? मार्ची में अच्छा अभी इधर ही आ रही है। चलो ठीक है, तो इसमें हाँ आदित्य आप एक सेकंड बेटा, अभी टाइम है तो ऐसा टाइम थोड़ा सा हो गया बात, अब हम लोग काम की बातें करें। आदित्य आपके स्कूल में ग्रामर हुआ क्या? नहीं मैम, अभी हरियर का शुरू है। वो तो कहे को जल्दी खत्म होगा। अनिका आपके स्कूल में ग्रामर हुआ क्या? नहीं मैम, सिर्फ अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद, ओके अनुच्छेद लेखन हुआ है। पदबंध बताइए था ठाकुर स्कूल में क्या चल रहा है, पदबंध का कितना पढ़ाया, क्या समझ में आया बेटा उसमें? मैंने लिखा हुआ, मेरे को भी याद नहीं, मैं पहले नोट्स बना के रखी। जो लिखा करो उसको कुछ तो याद रखा करो। पदबंध क्या है वो बताओ, कुछ समझा उसमें? पद मतलब बहुत सारे वर्ड्स, वाक्य और वर्ड। अच्छा ये बताओ शब्द क्या है? शब्द हाँ ये लास्ट टाइम था, शब्द और पद। शब्द और पद था ना? हाँ तो मैम शब्द स्वतंत्र होता है। हाँ। जब शब्द को एक वाक्य में यूज किया जाता है उसको पद कहते हैं। पद कहते हैं, ठीक है करेक्ट, याद आया ना? शब्द जो है वो वर्णों के मेल को कहते हैं, वर्णों का सार्थक मेल जो होता है वो वर्ण शब्द होता है, और शब्दों का सार्थक मेल जो होता है जो विभक्तियों से जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? पद कहलाता है, ठीक है। शब्द स्वतंत्र होता है, पद वाक्यों में विभक्तियों से जुड़ा होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। जैसे कोई भी शब्द आप ले लो, मोहन ले लो, या फिर नवी मुंबई ले लो, या नई दिल्ली ले लो, या फिर आगरा ले लो, ताजमहल ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सब क्या है? ये सब शब्द है। लेकिन अगर उसी चीज को नेक्स्ट लेक्चर इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके बाद पदबंध शुरू करेंगे। अभी क्या ये इसमें गद्य पद्य सब संचय क्रियावाचक पद 5 प्रकार, पदबंध में 5 प्रकार है, वो हम लोग करेंगे, वो थोड़ा सा है लेकिन करेंगे इसको। चलो ठीक है बेटा, आप लोग होमवर्क कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा करेंगे और फिर ग्रामर में पदबंध करेंगे। ओके चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।